हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को, जिसके इंटरनली हम टोटल फिजिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब कि 50 क्वेश्चंस को हम इस वीडियोस के इंटरनली कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नीट का रियल क्वेश्चंस पेपर है, जिसका एग्ज़ाम 7 मई को हुआ था और इस बार 5 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इस वीडियोस के इंटरनली हम टोटल फिजिक्स के सेक्शन ए और सेक्शन बी के पार्ट को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। जैसे कि जितने भी क्वेश्चंस है उसके हमने की पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, और इन सारे की पॉइंट के माध्यम से हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ए फुटबॉल प्लेड इज मूविंग साउथवर्ड। ठीक है, मतलब कि कोई फुटबॉल है जो कि मूव कर रहा है साउथवर्ड की तरफ, एंड सडनली टर्न्स, मतलब अचानक से चेंज हो गया ईस्टवर्ड की तरफ विद द सेम स्पीड, मतलब कि उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ। उसके बाद टू अवॉइड एन अपोनेंट, उसको अवॉइड कर सकते हैं, एंड द फोर्स एक्ट ऑन द प्ले वाइल इज टर्निंग। अब उसका जो टर्निंग हुआ वो किस फोर्स, मतलब उसका फोर्स जो हुआ किस साइड में हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मतलब कि कोई भी फुटबॉल है और वो साउथवर्ड से ईस्टवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ईस्टवर्ड की तरफ जाएगा तो उसका जो मतलब कि फोर्स होगा वो जस्ट है इसके बगल का, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ईस्टवर्ड से लेकर के नॉर्थवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, या फिर इसको हम नॉर्थ से ईस्ट भी बोल सकते हैं। तो द राइट आंसर इज अलोंग द नॉर्थ टू ईस्ट। ओके, आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि XC का फॉर्मूला यहाँ पे 1/4 2πfc है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। ठीक है, इन हाउ मच द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपको इनिशियल वैल्यू इसकी बतानी है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको यहाँ पे R/R0 का वैल्यू दिया गया है 1/2 T/2। ठीक है, मतलब कि इस पावर इसका T/2 है। उसके बाद फिर हम अगर R0 का वैल्यू रखेंगे तो 20 दिया गया है, जिसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम जब इसको निकालेंगे, जैसे कि इसका ड्रॉप पहले लिखेंगे, जैसे R/R0, तो इसका ड्रॉप दिया गया 1/16, तो 1/16 लिख लिया। उसके बाद इज इक्वल टू 1/2 इंटू T अपन, मतलब कि जो भी इसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद फिर हमने इसको जैसे ही चेंज किया, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या आने वाला है, 80 मिनट आने वाला है, जो कि कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। आगे ना आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज। ठीक है, मतलब कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है किसी भी क्लोज सरफेस का, तो जीरो होता है। ठीक है, ये एकदम रट्टू क्वेश्चन है, जो कि सिंपल सा था। अगेन आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का। ठीक है, मतलब कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम सो इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किट आपको बताना है। जैसे कि अब आपको करना क्या होता है, सबसे पहली बात, जैसे कि 3 ये तो अलग है और इसका सर्किट अलग है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 एंड 3 6 हो जाएगा, एंड 3 मतलब 9 मतलब कि 6 एंड 6/3 करेंगे तो कितना आएगा, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है CA, मतलब कि कैपेसिटेंस A लॉन्ग B का, तो 3 इंटू 6 कर लेंगे, मतलब कि यहाँ से जैसे कि 6 दोनों को जोड़ लिए तो 6 हो गया, और ये 3, तो 3 इंटू 6 एंड 3 प्लस 6 कर लेंगे, तो 6 3 ज़ा 18, 18/9 इज इक्वल टू 2/1, मतलब कि 2 मैग्नेटिक फ्लक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, म्यू। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. The ratio of frequency of fundamental harmonic produced by open pipe to that closed pipe having the same length, मतलब कि लेंथ सेम है लेकिन ओपन एंड क्लोज पाइप में बटा हुआ है। ओके, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा होगा, जैसे कि एन का वैल्यू का फॉर्मूला होता है V/12। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब N1 मतलब कि एनडेस निकालेंगे तो V/4L निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेशियो वगैरह नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि N इज इक्वल टू वॉल्यूम/2L का होता है, 2 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे N1 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/2H आएगा। ठीक है, उसके बाद N1/N निकालेंगे तो T/2, मतलब कि N और N डैश का रेशियो निकालेंगे, इसका N का और N डैश का रेशियो निकालेंगे। इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो यहाँ पे 2:1 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। ओके, अगेन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा,
द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज, तो आपको मतलब ब्रैकेट सीरीज का आपको शॉर्टेस्ट बताना है। जैसे कि यहाँ पे बाल्मर सीरीज, जैसे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज तो लैम्डा हो गया, तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज का बताना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिया क्या क्या गया है, तो बेसिकली सबसे पहले n1 का वैल्यू दिया गया है 2, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन एक फॉर्मूला होता है लेमडा का 4 अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन इसको हम पुट कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले हमने लेमडा का वैल्यू निकाला, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4 डैश एंड n2, मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू 16/4। तो 16/4 को जब हम कैलकुलेट कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 लेमडा इज द राइट आंसर, ठीक है। सो अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, A 12 volt 60 watt lamp is connected in the semiconductor of a step down transformer and whose primary is connected to AC means of 22 volt, मतलब कि 220 volt, assuming the transformer is ideal and what is the current of primary feeding, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी फीडिंग के लिए आपको बताना है करंट, तो करंट निकालने के लिए फर्स्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो दिया गया है उस चीज़ को हम यहाँ पे कनेक्ट करके, और फिर द राइट आंसर इज 0.27 एंगस्ट्रॉम, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बना तो आप इसको ट्राई करेंगे, सही से देखेंगे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब जैसे कि आपको ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपको ना इसका फाइंड करना है आंसर, ठीक है। तो आंसर फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट बता रखा है कि जैसे कि आई आपको दिया गया, आई क्या दिया गया है, सबसे पहले ना इस फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं कि आई जो दिया गया है, आई का एक फॉर्मूला होता है। आई का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी वोल्ट दिए गए हैं आपको उसको मतलब कि डिवाइड करना है, और सॉरी उसको माइनस करना है, और बट्टा में मतलब कि डिवाइड क्या चीज़ से कर देना है, जो भी आपका सर्किट दिया गया है, जैसे कि 1 and 7 8 हो जाएगा और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आपको यहाँ पे ओम दे दिया गया, तो 10 को हम नीचे रखेंगे एंड बाकी 10 - 5, तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5, 5/10 इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5 फ्रॉम द ए। तो राइट आंसर इज़ 1। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 μH कैरिंग अ करेंट ऑफ 2A इज, ठीक है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार मतलब रिपीट होते हैं, लगभग नीट 2022 में भी रिपीट आया था और नीट 2020 में रिपीट आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्या कहा जा रहा है, एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/LI² एंड आपको 1/2 तो फॉर्मूले का हो गया। एल आई का मतलब कि एल का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे कि आप एल का वैल्यू देख सकते हैं, इंडक्टेंस का वैल्यू 4 μH दिया गया, तो 4 रख लेंगे। अगेन फिर हमें निकाल लेना है जूल के लिए, ठीक है। तो एल आई का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे जूल के लिए, तो 10⁻⁻6 जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसका फाइंड एनर्जी क्या आ गया, 8 μ जूल इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the potential energy of a long spring when stretched by 2 cm is U. If the spring is stretched by 8 cm, potential energy stored इन विट विल। अब यहाँ पे आपको कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसी का मान बताना है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे क्या गिवन है, तो x1 का मान यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया गया, और फिर x2 का वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया। फिर u का एक फॉर्मूला होता है 1/kx², ठीक है। u कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितने स्टोर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम 1/2 kx² का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर फाइंड करेंगे, तो 16 u इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर्स एंड द वोल्टेज सप्लाई आर। अब आपको यहाँ पे देखना है, तो वोल्टेज सप्लाई किस मतलब कि वो क्या है, तो वो एक प्रकार का रैंडम एरर होता है, ठीक है। रैंडम एरर इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेसिस्टेंस ऑफ अ कार्बन। अब आपको ना बताना है कि कार्बन का जो रेसिस्टेंस है उसका रेसिस्टर्स जैसे कि आपको डिटरमाइन किया गया है इन द कलर कोड में 2 मतलब कि 2 यहाँ पे ये ओम एंड द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। तो जब भी कलर जैसे कि आप रेसिस्टेंस के लिए आप जब कलर कोड देखते हैं तो वहाँ पे जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, जो कि आपको पता है। तो इस सब के गिवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस दिया मतलब ऑरेंज कलर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ मेटल वायर हैज़ मास। अब एक मेटल वायर है जिसका मास दिया गया है इतना ग्राम, ओके। अगेन रेडियस दिया गया है इतना mm,
एंड लेंथ दिया गया फिर इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख सकते हैं फिर क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। ये क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन है और प्रत्येक मतलब कि 19 में भी आया था, नीट 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था और फिर 23 में आ गया। जैसे देखिए अब मोमेंटम का वैल्यू होता है m/v, ठीक है, जिसमें म्यू का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकते हैं m/πr²L, ठीक है, जो कि एक फार्मूला होता है। फिर उसको हम चेंज करेंगे डेल्टा मोमेंटम अपॉन मोमेंटम, तो यहाँ पे निकल जाएगा डेल्टा करके, मतलब कि फाइनल आपका आंसर फाइनल जो भी फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे इस सारे मानों को, तो जो भी वैल्यू दिया गया उसको हमने पुट किया और जो भी हमारा फाइनल आंसर आया वो 1.6% आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट एंड दिस इज़ द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है लाइट ट्रेवल्स इन डिस्टेंस x इन टाइम t1 एंड एयर इन द 10x इन द टाइम t2। टाइम t2 में क्या हुआ कि 10x हो गया और t1 में xx, मतलब कि x मतलब कि टाइम था, ठीक है। अगेन इन अनदर डेंसर मीडियम व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं हम, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर जो होते हैं v1 का फॉर्मूला x/t1 होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, तो v2 मतलब कि यहाँ पे मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम का v2 का फॉर्मूला होता है 10x/t, ठीक है। अब यहाँ पे 10x कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आपको यहाँ पे जो दिया गया था 10x उसको हमने रख लिया और फिर साथ में t2 के लिए था तो t2 रख दिया। अगेन फिर आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं जैसे कि साइन थीटा c का वैल्यू निकालेंगे तो v2/v1 आएगा एंड फिर यहाँ पे जो भी हम फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज लास्ट वाला साइन इनवर्स 10 t1/t2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे the question is, in a plane electromagnetic wave traveling in the free space, the electric field component oscillates sinuously in a frequency of 2.0 into 10 raised to power 10 hertz and the amplitude 48 volt volume per minute, and then the amplitude of oscillating magnetic field is speed of the light in the free spaces 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सी का फॉर्मूला होता है E/B0, ठीक है, E0/B0 एंड B0 के लिए जब हम इसको फाइंड करेंगे तो E0/C हो जाएगा जो कि कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे B0 का फॉर्मूला हमें निकालना है, मतलब कि हमें यहाँ पे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा E0 दिया है और जो भी हमारा B0 दिया गया है उसको हम फाइंड कर लेंगे, तो राइट आंसर से यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं कैलकुलेशन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द गाइरेशंस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऑफ मास m एंड द रेडियस r अबाउट द ऑन एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ गाइरेशन इज हॉलो द स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड द रेडियस। इतनी सारी बातों को आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिंपल सा देखना है कि रेडियस ऑफ गाइरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो √I/m, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, ठीक है। अब तुक्का नहीं लगा सकते। अगेन आप देख सकते हैं कि I/m के लिए हमने कितना कैलकुलेशंस किया और कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारा राइट आंसर्स आया है वो 3.01 इंटू 10⁻⁴ आया है, ठीक है। तो राइट आंसर्स यहाँ पे क्या होने वाला है, 3:5 होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको निकालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो फार्मूला हो, इस फार्मूला को हमने कट कर दिया और कट करने के बाद जो हमारा राइट आंसर फाइनल आंसर आया वो √3/5 आया। तो 3/5 के लिए हम √3 ऊपर में निकाल लेंगे और √5 को नीचे में निकाल लेंगे, या फिर दोनों को हमने अलग कर लिया, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 3 और 5 का आएगा, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। अब सोप बबल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि नीट 2022 में भी आया था, नीट 2021 में भी आया था, नीट 2020 में भी आया था। सोप बबल से एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है प्रत्येक ईयर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फॉर्म अ सोप सॉल्यूशंस इज नियरली। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है। अब जैसे देख सकते हैं E = 2t √4πr², ये एक फार्मूला हो गया और इस फार्मूले पे हमने पुट कर लिया। अब जैसे कि हमें मान क्या दिया है, तो रेडियस दिया गया है, रेडियस के लिए r का स्क्वायर, तो r की जगह पे हम इस चीज़ को 2 को फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2t जो दिया है, तो 2 तो आपका वैल्यू फार्मूले का है, उसके बाद t का वैल्यू हमें यहाँ पे 0.03 जो कि आपको क्वेश्चंस के इंटरनली गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4π, तो 4π का वैल्यू हमने रख लिया और r² का वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था, तो 2 का हमने स्क्वायर कर लिया
और इसके बाद जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा राइट आंसर 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल आ गया। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कभी भी सोप बबल का जो मतलब क्वेश्चंस होता है और उसका आंसर जो आता है वो जूल में ही आता है, ठीक है। तो आपको ना जूल वाले भी यूनिट फाइंड करने हैं। अगेन आते हैं, इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 mH एंड द कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रोफेराड एंड द रेसिस्टेंस R इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट रिजोनेंस, तो रिजोनेंस के लिए एक फार्मूला क्या होता है, रिजोनेंस के लिए एल का फार्मूला, जैसे कि आपको रिजोनेंस का फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू XC, मतलब कि WL इज इक्वल टू 1/WC। अब यहाँ से हम F फाइंड करेंगे। F फाइंड कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस फाइंड करेंगे तो 1/WC आएगा, ठीक है। ये सारे मान जो है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, ठीक है। तो हम इस पे मतलब कि इस फार्मूला पे इन सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा राइट आंसर 1.59 किलो हर्ज जूल हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज KHW इज द राइट आंसर। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ ओवर सरफेसेस, तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। क्यों फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट वर्ड आ गया ना, मस्ट कहने का मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये राइट आंसर हुआ है, क्योंकि आपको इसका वैल्यू 0 दिया गया है ओवर सरफेस, तो ओवर सरफेस कहने का मतलब कि बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ फ्लक्स जो होंगे और उनके लाइट इंटरिंग जो होंगे वो बिल्कुल ही मस्ट होंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ऑफ लिविड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज फोर्थ। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द वेंट्रुली मीटर वर्क्स ऑन, तो वेंट्रुली मीटर्स वर्क जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल, है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड ए को दिया है 9m, ठीक है, मतलब कि 2 मास दिए गए हैं जिसका m और 9m है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। उसके बाद फिर क्या है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 0 विल बी, अब G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकालना है, देखिए फॉर्मूला फाइंड करने का तरीका मैं बताता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, कोई ऐसा मतलब कि यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं R1 का एक वैल्यू, मतलब कि R1 के लिए आप देख सकते हैं कि R/4 इसलिए हमने रखा क्योंकि ये फॉर्मूले का है, ठीक है। उसके बाद फिर R2 के लिए 3R/4 हमने रख लिया। अब 3R/4 ये जो है ये सिंपल सा मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जैसे कि R1, अब R1 कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले 2 मास दिए गए, तो 2 मास के लिए आपको रेसिस्टेंस भी फाइंड करने पड़ेंगे, तो R1 के लिए R/4 रख लिया। उसके बाद R2 के लिए 3R/4 इसलिए रखा हमने क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके 3 इक्वली डिवीज़न है, ठीक है। अगेन फिर VP के लिए एक फॉर्मूला होता है Gm/4 R/4 के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर -16 Gm/R इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। the temperatures of gases is -50 degree centigrade toward the temperature of gas should be heated and so that the RMS speed is increased by the 3 times। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि VRMS is proportional to √T, तो P1/V2 is equal to √T1/T2, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड के लिए इनिशियल स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख सकता है, जैसे कि V1 एंड मतलब वो 3 टाइम्स वहाँ पे वो मतलब कि बढ़ रहा है, तो 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो आप इसको ऐड कर लेंगे, मतलब कि इनिशियल वैल्यू V है तो उसको 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। और 4 के लिए अब इसी को हम कैल्विन में चेंज करेंगे, मतलब कि ये तो किलो कैलोरी होगा, इसी को हम कैल्विन में चेंज करेंगे तो आपका राइट आंसर 3295 डिग्री C हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोसीड produced by an electron acceleration through the potential difference of V volts is proportional to, अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं SC/λ का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सो लैम्डा के लिए हम SC/E करेंगे इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा गया, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड दिस एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्टली जो दिया गया था वो V का दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 2V का दिया गया था। अब हमने दोनों को सेम इक्वली ले लिया किस चीज़ के लिए, तो V एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, V एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2V1/V1 + V2, ठीक है। तो 2V1 कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे V दिया गया और दूसरा 2U दिया गया, मतलब 2V दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने V1/V2 जोड़ लिया, V1/V2 कहने का मतलब V/2V, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम निकालेंगे तो 4V²
3 वी हो जाएगा एंड लास्टली 4u अपॉन द 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम, अब यहाँ पे फिर बताया गया सेलिंग मतलब कि रिजिड सपोर्ट एंड द स्ट्रेचेस बाय वेट डब्ल्यू एंड द अटैच एट द फ्री एंड। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ एनी पॉइंट अक्रॉस सेक्शनल ए एंड द वायर इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए फुल वायर रेक्टिफायर्स, उसके बाद सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड का बताया गया, तो पीएन जंक्शन डायोड कैपेसिटर्स के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट बताया गया तो आउटपुट कैपेसिटर्स ही आएगा ना। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल दे दिया गया जो कि 30 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर क्या बताया गया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, जो कि ई दिया गया है। अगेन फिर है द एक्सपीरियंसेस ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, मतलब कि टॉर्क का वैल्यू 4 न्यूटन पर मीटर मतलब मीटर है। अगेन कैलकुलेट हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू जो कि 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, जिसको हम पी को हमें फाइंड करना है, तो पी के लिए हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई ई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको फाइंड करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू रखेंगे और फिर इन सब का वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद हमारा जो आंसर आने वाला है वो 2 म्यू मतलब कि एमसी आने वाला है। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at a temperature 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। उसके बाद इन द टेम्परेचर इन द सिंक इज। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे कैलकुलेशंस देख सकते हैं कि किस प्रकार कैलकुलेशन किया गया, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका राइट आंसर जो आता है वो आपका 300 केल्विन आता है। ठीक है, मतलब 300 के आता है। ठीक है, अब इस के को हम फिर से सी में चेंज करेंगे। तो सी में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 327 मतलब कि 327 में से 300 को घटा लेंगे जो दिया गया, फिर से हमारा 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे यंग मॉड्यूलर स्लाइट एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इफ स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लाइट एंगुलर सेपरेशन इन द फ्रिंक्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस बाई अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लार्ज वेवलेंथ एंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंक्स डिक्रीज नहीं हो सकता भाई, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, द राइट आंसर इज फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कहा गया, द वर्क फ्रिक्शन ऑफ सीजियम का फ्रिक्शन, पोटेशियम का फ्रिक्शन, सोडियम का फ्रिक्शन, आपको यहाँ पे तीनों दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विच ऑफ दिस फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको ना एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। अब इससे जो कम होगा ना वही फोटोसेंसिटिव सरफेस होगा। तो 2.20 से कम कौन सा है, 2.02 से कम तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीजियम का ही दिख रहा है 2.14। ठीक है, तो सीजियम इज़ द राइट आंसर, ओनली सीजियम। अब यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इमिट्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू जो होंगे वो ग्रेटर दैन द डेल्टा वी। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कहा जा रहा है, गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, फोटोवोल्टेइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सही बात है ना भाई, यहाँ पे जो फोटोवोल्टेइक डिवाइस जो होंगे वो तो कन्वर्ट होंगे ही ऑप्टिकल रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है स्टेटमेंट सेकंड, जेनर डायोड इज डिज़ाइन टू ऑपरेट अंडर रिजर्व बायोस एंड द ब्रेकडाउन रीजन्स, बिल्कुल सही जवाब, मतलब कि द राइट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
The next question is, if a galvanometer G does not show any deflections in the circuit, so the value of R is given by। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि ये मतलब कि डायग्राम है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस फाइंड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट किया है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया गया मतलब कि 400 ओम दे दिया गया, मतलब किस चीज़ के लिए 400 ओम जो दिया फर्स्ट रेसिस्टेंस दिया गया, ठीक है। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर्स क्या आने वाला है, मतलब राइट आंसर्स 100 ओम आ जाने वाला है, ठीक है, जो कि आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। आर वाई फाइंड करने के लिए वी आर अपॉन आर निकालेंगे। वी आर अपॉन आर के लिए 2/r इज इक्वल टू 1/15 जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगेन फिर जब हम फाइंड करेंगे आर का वैल्यू तो 100 ओम जो कि दुगना हो जाएगा, 50 में हम 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। राइट आंसर इज 2। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन इज 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल एंड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन फ्रॉम द बुलेट। जी का वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 0.5 दिया गया तो हम 0.5 यहाँ पे रख लेंगे। साइन 30 डिग्री 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमको एच मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पे कहा गया ना मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्सिमम निकालेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फार्मूला रखेंगे और इसको इसके अकॉर्डिंग हम जो भी मतलब कि वैल्यू दिएगा उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा 1000 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट सेक्शन बी, फिजिक्स के सेक्शन बी के क्वेश्चंस अब यहाँ से करेंगे हम। यहाँ से ना 15 क्वेश्चंस और करने हैं, हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो यहाँ का जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अ अर्थ विद पीरियड टी इफ डी इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज जी इन द यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना, एंड द ग्रेविटेशंस ऑफ क्वांटिटीज 3 पाई जी डी इज रिप्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसके मतलब के थ्रू आपको आंसर्स निकालना, मतलब लास्ट में आपका ये वाला वैल्यू आना चाहिए। तो टी का फॉर्मूला होता है 2π/√g(m), जो कि हमने पहले भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस एक बनाया हुआ था, ठीक है। अगेन फिर जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारा राइट आंसर t² इक्वल टू 3π/g(t) आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे लाना था। तो हमने ला दिया, तो राइट आंसर ये किसके इक्वल है, 3² के इक्वल है, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फॉर अ लॉजिस्टिक सर्किट ट्रूथ टेबल बताना है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है एक फिगर, अब इस फिगर में आपको बताना है जैसे कि ए जो है, अब यहाँ पे ना ये ए डैश हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी दिया गया है लॉजिस्टिक सर्किट दिया गया तो उसके लिए ये बंद हो चुका है, तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, ये ए डैश बन जाएगा और यहाँ पे भी बीच बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ये बंद है। उसके बाद फिर ये गया और यहाँ पे ये बंद हो गया, तो बंद होने के बाद ये फिर से डबल आपको जैसे कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस दिखाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या होने वाला है, ए होने वाला है, ठीक है। क्यों ए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई पे जाना होता है, ठीक है। तो लो 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 तो ये सही है। उसके बाद लो से हाई, हाई से हाई जा सकते हैं, हाई से लो, लो से हाई, ठीक है। उसके बाद हाई हाई हाई, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ, सबसे पहले लो है, लो है, लो से हाई, लो से हाई हो सकता है लेकिन हाई से लो नहीं हो सकता। जैसे हाई से ये लो हो गया इसलिए गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाई से लो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हाई से लो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे आप नहीं देख सकते कि हाई से लो हुआ हो कहीं भी। जैसे कि यहाँ पे क्या था, जैसे कि लो था तो हाई हुआ था, यहाँ पे हाई से लो से हाई फिर से हुआ ना, तो ये सही हो गया, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है। द राइट आंसर इज दिस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मीटर, मतलब 5.3 × 10⁻11 मीटर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड तक आपको बताना है। तो सबसे पहले R1 का वैल्यू हो जाएगा 5.3 × 10⁻11 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरा हम निकालेंगे n का वैल्यू 2 रख के, तो n का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो R2 निकलेगा यहाँ से n² R1, जिसका वैल्यू ये आएगा। उसके बाद फिर एन का वैल्यू 3 रखेंगे, जो कि थर्ड ऑर्बिट पे हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो R3 का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.77 × 10⁻⁻ क्या आएगा -6 मीटर इज़ द राइट आंसर। सो 4.77 एंगस्ट्रॉम, मतलब सॉरी 10 है ये, तो एंगस्ट्रॉम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वायर कैरिंग अ करेंट आई अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस हैज़ लेंथ एल, इट इज़ कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू दिया गया है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है राइट आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कैलकुलेशंस इसकी कैसी की गई है, ठीक है। कैलकुलेशन जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा राइट आंसर फोर्स का यहाँ पे आ गया 2, ठीक है।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड यहाँ पे आपको सर्किट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। सबसे पहले किस किस का मान दिया गया है, तो रेसिस्टेंस दिए गए हैं आपको, ठीक है, 2 रेसिस्टेंस दिया गया है। जैसे कि कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सएल निकाला जो कि 5 ओम आया, फिर दूसरा हमने एक्सी निकाला जो कि 10 ओम आया, और तीसरा हमने जेड निकाला जो कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है। अब हमने लास्टली आर निकाला। लास्टली आर निकालने के लिए हमें सबका स्क्वायर कर देना होता है, तो आर का वैल्यू हमें लास्ट में क्या आया, 5√5 आ गया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द 10 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर एंड द कनेक्टेड इन सीरीज टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ इज ई and negligible internet resistance then those connection of parallel to same battery in the current decrease and time, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 100 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल ही रट्टू क्वेश्चन है। आप इस फिगर को देख सकते हैं, फिगर देखने के बाद आपका राइट आंसर 3 आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे कि आपको बता रहा है इन द फिगर सो हेयर इज व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज, एज्यूम दैट ऑल द लेयर्स ऑफ थिन मतलब n1 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फिगर, तो n1 का वैल्यू आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ पे n2 का वैल्यू दिया गया है। तो r1 बराबर r2 इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब कि r1 और r2 की वैल्यू दोनों की 20 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो आप इसको ना फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज वेंट इन अ सेमीकंडक्टर शेप फ्रॉम ए एंड बी एज सो इन द फिगर एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी फॉर द स्टेडी करेंट कन्फिग्रेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि देख सकते हैं μ0I/4 r is √1/2 pi pointed away from the face is the right answer, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि कैलकुलेशंस आपको करने हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका राइट आंसर 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Two thin lenses of are the same focal length f and but the convex lens is the right answers infinite, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, a horizontal bridge is built and across a river a student standing on the bridge through the small ball vertically upward with the velocity is 4 meter per second. The ball strike the water surface after 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज। अब आपको ना ब्रिज का हाइट बताना है, तो जी का वैल्यू दिया ही गया है, राइट आंसर 64 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस है द रेसिस्टेंस ऑफ अ पेन, दिस इज द राइट आंसर, जो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं आप यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर दिया गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज दिस एंड द पॉइंट पी इज ड्यू टू द डाइपोल एंड ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/8 PQ। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, QK। अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ गन, मतलब कि वही गन और बुलेट वाली जो कहानियाँ पढ़े हैं आप लोगों ने, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हेन वेलोसिटी यू दिया गया, व्हेन बुलेट इज ट्रैवल 24 सेंटीमीटर एंड थ्रो इन द ब्लॉक अलॉन्ग द लेंथ हॉरिजेंटली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज बिकम u/3, ठीक है। अब हम टोटल क्या निकालेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको दिख सकता है जैसे कि कैलकुलेशंस कैसे किया गया है। सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2ax इज इक्वल टू 8u²/g, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दूसरा v के लिए इक्वेशन रखेंगे और यहाँ पे इक्वेशन हमारा इस टाइप का आएगा, ठीक है। फिर हम लास्टली क्या करेंगे कि दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब कि दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे x/x2 को, तो 8/9 आएगा और फिर फाइनली हमारा राइट आंसर 27 आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। सो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से
कंसेप्चुअल बेस्ड में कर लिया है। जितने भी आपको ना की पॉइंट बताए जा रहे हैं उन सारे की पॉइंट को आप रिवीजन करके और एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी की पॉइंट है वो आपको वहाँ पे गो थ्रू होंगे और रिपीट आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बहुत